जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सिटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जो कि है अनुच्छेद, जो कि बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। हर एग्जाम में इसके 2 क्वेश्चन आने पक्के हैं, जो कि आप लोग इसको गलत करके आते हैं। किसी का जल्दी सही नहीं होता है, पूछता है कि अनुच्छेद 1 किसके लिए है, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, तो आप लोग उसमें आप गलत करके आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अनुच्छेद बहुत सारे हैं, तो मैं उनको एक ही वीडियो में कवर नहीं करूँगा, क्योंकि फिर उनको याद करने में, उनको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं इसके 4-5 वीडियो बनाऊँगा। आपको मैं सिर्फ 20 या 18-20 के करीब अनुच्छेद में डेली आपको बताऊँगा, तो उनको वीडियो देखना है। और एक बार आपके पास कोई बुक हो तो उससे आपको एक बार देखना है, बस आपका रिवाइज हो जाएगा। आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। रटेंगे तो आप फिर भूल जाएंगे। आपको ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद, जैसा कि पता है कि अनुच्छेद आर्टिकल हिंदी में बोलते हैं इसको। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन आएगा कि भारत राज्यों का संघ है, किस आर्टिकल में है? तो आप लोग क्या बताएंगे किस आर्टिकल में है? आर्टिकल हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से सीखेंगे, सब हो जाएगा। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में? 1 अनुच्छेद में। अब हम लोग दूसरे अनुच्छेद में आते हैं। अनुच्छेद 2, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। जैसे किसी नए राज्य का मतलब स्थापना हुई, या उसका प्रवेश किसी दूसरे राज्य से टूट के वो अलग हो गया और उसकी स्थापना हुई, या किसी राज्य का प्रवेश दूसरे में हो गया, तो इसमें ये बता रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, 2 हो गया। पहला क्या था? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा, नए राज्यों प्रवेश स्थापना। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 3 क्या कहेगा? संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, और नए राज्य का नाम और वर्तमान राज्यों के पुराने क्षेत्रफल और सीमा परिवर्तन कर सकती है। जो हमारी संसद है वो नए राज्य, एक तो अपनी विधि द्वारा वो नए राज्य बना सकती है, उसके बाद वो राज्यों के नाम और वर्तमान राज्यों के पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, जो पुराने राज्य हैं, जो राज्य उनका क्षेत्रफल है, उनका वो बढ़ाए घटा सकती है। सीमा व नाम का परिवर्तन कर सकती है। जो सीमा है ये एक राज्य से दूसरे राज्य की, उसका नाम व परिवर्तन उसमें कर सकती है। इसको ज़्यादा दे सकती है, इसको कम कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अनुच्छेद आएगा अनुच्छेद 5। आप अनुच्छेद आएगा 5। आप लोग सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 5 आया है, अनुच्छेद 4 कहाँ पे गया है? अनुच्छेद 4 कहाँ है? वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मैंने क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर चेक किए, अधिकतर एग्जामों में कुछ चुनिंदा ही आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, पूरे सब सारे अनुच्छेद नहीं पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 4 को इतना महत्व नहीं था, इसलिए मैंने इसमें काफ़ी अनुच्छेद नहीं रखे। अगर सब रखूँगा तो आपको देखने में और उसको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए सिर्फ यही मैं अनुच्छेद लेके हूँ। अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे तो आपके बाकी जितने एग्जाम हैं उसमें सिर्फ इन्हीं से पूछा जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लेके मेरा छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है। संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो। कुछ नहीं है, अनुच्छेद 5 में सिंपल कह रहा है कि संविधान प्रारंभ होने के समय, जब संविधान बना है, जब संविधान 1947 के बाद, जब संविधान 1950 में बना है, तो जब संविधान बना है तो उसके बाद भारत में रहने वाले व्यक्ति जो होंगे वो भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, और उनके माता पिता का जन्म भी भारत में हो तब भी वो भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 12। 5 के बाद मैं सीधा 12 लिख के आया हूँ, जो 6, 7, 8, 9, 10 कोई मतलब उसका नहीं है, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, चाहे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? मूल अधिकार की परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 12 क्वेश्चन आएगा, मूल अधिकार की परिभाषा किसमें है? तो आप लोग बताएंगे आर्टिकल 12 में। क्वेश्चन आएगा आर्टिकल 12 में क्या है, तो आप बताएंगे मूल अधिकार की परिभाषा है। फिर अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। सिर्फ इतना लिख के आएगा, विधि के समक्ष समानता डैश 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 है, या किसके मतलब किस आर्टिकल के तहत है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 14। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 17 की तरफ। और एक बात, अगर इसमें आपको कुछ गलत दिख रहा है, जैसे टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसमें कुछ गलत लिख जाता है,
तो उसकी टेंशन ना लें, अपनी बुक से चेक कर लें, या इतना तो आप समझते ही हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि मैं भी इसे टाइप करता हूँ तो थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत वैसे फॉल्ट होती है, उसे इतनी जल्दी फॉल्ट आता नहीं है, लेकिन कभी ना कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो हमारा अनुच्छेद 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अस्पृश्यता का अंत। मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर काफ़ी एग्जामों में मैंने देखा है, ये जरूर पूछता है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है, ठीक है। उपाधियों का अंत किसके तहत खत्म किया गया है, उपाधियां किसके तहत खत्म की गई, अनुच्छेद 18 के तहत, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 21 भी है, अनुच्छेद 21 भी है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अनुच्छेद का 21 का समझो का क्या है। अनुच्छेद 21 के क में है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, 21 के काम में, जो अभी जल्दी ही नया जोड़ा इसमें बाद में गया है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। अगर कारखानों में बाल श्रम से आप काम नहीं करा सकते, निषेध का मतलब ये है, ठीक है, रोक निषेध, या आप कह सकते हैं रोक, ठीक, अगर ये समझने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता क्वेश्चन आएगा अनुच्छेद 26 में क्या है, तो आप बताएंगे धार्मिक कार्य और उनके प्रबंध की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्य कर सकते हो, उसके लिए कोई रोक नहीं है, ठीक है, सिर्फ शांतिपूर्ण होना चाहिए वो। उसके बाद अनुच्छेद 29 हम लोग देखेंगे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनके वर्गों के हितों का संरक्षण क्या है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद हमारा है 29, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 39 का 39 का एक अनुच्छेद 39 भी है आपका, जिस तरह वहाँ पे मैंने बताया था ऊपर, इसमें 39 भी है, लेकिन 39 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना 39 का आपका का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या कहा है 39 के काम है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। मतलब कोई भी आदमी हो उसके साथ समान न्याय किया जाएगा, कोई भी आदमी हो उसके साथ समान न्याय किया जाएगा। ये नहीं है कि आप हैं तो आपके साथ दूसरा न्याय और कोई आए तो उसके साथ दूसरा न्याय, ये नहीं, जो आपको जो दंड मिलेगा जिस काम के लिए, उसी काम के लिए उसको भी वही दंड मिलेगा, नहीं आपको ज़्यादा उसको कम, इस तरह का कोई नहीं है, ठीक। और निःशुल्क विधि सहायता, और आप निःशुल्क अपनी सहायता ले सकते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक, ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक, ये हमारा अनुच्छेद 40 हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ठीक है, अनुच्छेद 44 में है। उसके बाद अनुच्छेद 45 में क्या है, अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उपबंध, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ठीक। ये क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल 45 में क्या है, तो आप बताएंगे कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है उसमें। उसके बाद आपका अनुच्छेद 48 आता है कृषि और पशुपालन का संगठन, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक नज़र इसमें डालेंगे, कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48, ठीक है। उसके बाद आपका अनुच्छेद 48 का 48 मैंने आपको ऊपर बताया है, उसका का है ये, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण किसमें है, 48 के कै में, ठीक है। और संवर्धन और वन तथा जीवों की रक्षा, आपको बचाना ही है, और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की भी रक्षा आपको करनी है, ये 48 अनुच्छेद 48 के काम में यही लिखा है, ठीक। फिर अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है, आप बताएंगे अनुच्छेद 50, या क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 50 में है, आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक आपका ये भी रहेगा, तो आपको ये टिक मारना है, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, सॉरी, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आपको ये बताना है, ठीक है। उसके बाद
51 का कै, 51 कै में क्या है आपका मूल कर्तव्य। क्वेश्चन आएगा मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो आप क्या बताएंगे 51 के कै में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं इतने ही अनुच्छेद लेके आया हूँ, ये कम से कम 18-20 अनुच्छेद होंगे टोटल। तो आप लोग अगर इसको आपको दिक्कत इसमें हो रही तो आप लोग इसको दोबारा देख सकते हैं, और आप अगर 2-3 बार वीडियो देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब आज देख लेते हैं फिर एक हफ्ते बाद देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग अपनी बुक से एक बार देख लेते हैं, तो आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। लेकिन देखिए ज़्यादा मैं अनुच्छेद लेके आया नहीं हूँ, क्योंकि जो मेन मेन पूछे जाते हैं मैं सिर्फ वही लेके आया हूँ। ये देखिए आज 51 तक अपने अनुच्छेद खत्म हो गए हैं, टोटल 395 से थोड़ा ज़्यादा है मतलब, लेकिन हमको तो 395 ही पढ़ने हैं। तो 395 आज कंप्लीट 2-3 वीडियो में हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद।